चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको इंट्रोडक्शन बताएंगे और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलो पहला चैप्टर शुरुआत करता हूँ, जिसका नाम है आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यानी इलास्टिसिटी की बात करेंगे। इलास्टिसिटी क्या होता है, इसको पहले समझने की, इसको फीलिंग लेने की कोशिश करेंगे। इलास्टिसिटी क्या होता है? आप देखते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, ये आपने एक रबर का थ्रेड देखा होगा, तो उसको जब आप फोर्स लगाकर इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, इतना लंबा हो गया, जितना फोर्स लगाते हो उतना लंबा बढ़ते जाता है। तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो जैसे ही आपने फोर्स छोड़ दिया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, फोर्स हटा लिया, तो आप देखते हो ये फिर अपने जगह पर चला गया। ये स्थिति 1 है, जब फोर्स लगाया तो इतना बड़ा हो गया, ये फोर्स लगाने पर इतना बड़ा हो गया। ये नेचुरल स्थिति में ऐसा था, फोर्स लगाया तो इतना लंबा हो गया, फिर फोर्स हटाया तो ये अपने जगह पर आ गया। तो किसी बॉडी में यह प्रॉपर्टीज, जब उस पर हम कोई फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सटेंशन आ जाए, लेकिन जैसे ही उस फोर्स को हटा दें तो क्या हो, वो अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर ले। तो जिस बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। जब इस फोर्स को क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो चलिए अब इसके डिफिनेशन लिखते हैं। ये इलास्टिसिटी होता क्या है? बात तो समझ में आ गई। ये एक प्रॉपर्टीज है। इलास्टिसिटी क्या है, इसको देख लीजिए। इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। इट इज ए प्रॉपर्टी। किसका? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, बाई वर्च्यू ऑफ इच, वर्च्यू का मतलब जिसके चलते, बाई वर्च्यू ऑफ विच क्या करता है? बाई वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन, माने पुनः रीगेन। It is a property of a body by virtue of which it regain its original shape या साइज, दोनों हो सकता है। ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर रिमूवल ऑफ क्या? रिमूवल ऑफ कौन फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। आप देखते होंगे ये बॉडी अपने इनिशियल, यानी जो ओरिजिनल शेप है, उसको प्राप्त करना चाहता है। क्यों प्राप्त करना चाहता है, इसके पीछे की कहानी भी आपको मैं समझाता हूँ। अब क्या है ना, किसी बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका ग्राफ यदि ड्रॉ किया जाता है तो इस तरह का मिलता है, इस तरह का मिलता है। अब ये क्या है ना, ये है रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये है r0। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है r0। अब क्या है ना, दो पार्टिकल को लीजिए, कंसीडर कीजिए, समझिए। ये दो पार्टिकल है किसी सब बॉडी के अंदर, मोलेकुल है किसी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर नेचुरल डिस्टेंस क्या है? r0। इतना तो दूरी नहीं होती, लेकिन आपको समझने के लिए मैं इतना बड़ा फिगर बनाया हूँ, इतना डिस्टेंस दिखाया हूँ। तो अब क्या है, ये इतनी दूरी है, डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को हम डिस्टर्ब करते हैं, या तो कंप्रेस करके इसकी डिस्टेंस को घटा सकते हैं, या स्ट्रेच करके इसके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। दोनों स्थिति संभव है। तो क्या होगा, जब ये कंप्रेस करके ये वाला डिस्टेंस छोटा हो गया,
ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, r छोटा हो गया। या इसको स्ट्रेच करके क्या करूँगा, अब इतना इमेजिन कीजिए कि दो मोलेक्यूल एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इसमें डिस्टेंस देखेंगे ये r है, तो केस 1 में, केस 1 मान लीजिए, इसमें क्या है, r नॉट इज ग्रेटर देन r, यानी r छोटा हो गया। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसी बॉडी पर तो दो मोलेक्यूल के बीच का डिस्टेंस घट गया। या केस 2 देखिए, r इज ग्रेटर देन r नॉट। अब यहाँ इस ग्राफ पर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको कहेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब क्या है ना, इधर निगेटिव है नीचे में और ऊपर में पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर निगेटिव में मिनिमम, जितना निगेटिव बड़ा होता है वो वैल्यू उतना ही छोटा माना जाता है। तो यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। ये मिनिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति है। लेकिन हमने डिस्टेंस को थोड़ा मोलेक्यूल के बीच के और कम कर दिया, यानी r यहाँ हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पॉजिटिव थोड़ा सा निगेटिव कम हुआ यानी बढ़ गया। और थोड़ा सा दूरी बढ़ा दिया तो मान लेते हैं ये r वाला स्थिति आ गया, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, थोड़ा कम निगेटिव हो गया यानी बढ़ गया। तो किसी बॉडी के अंदर ये नेचर होता है जो मिनिमम, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, किसी भी मोलेक्यूल के, हर की दुनिया में कोई भी बॉडी हो, चाहे वो पार्टिकल्स हो या लार्ज बॉडी हो, वो मिनिमम इलास्टिक पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन करना चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। और इस तरह से मोलेक्यूल क्या करेगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहेगा, इसलिए वो फिर r0 वाला स्थिति को, माने उतने दूर पर जाना चाहता है। तो यदि कंप्रेस कर दिए तो फिर r0 पर जाना चाहेगा, स्ट्रेच किए तो फिर r की जगह r0 पर आना चाहेगा। तो अपने प्रीवियस स्टेज को डिस्टेंस पर आना चाहता है और इस तरह से इसमें एक फोर्स डेवलप हो जाता है। उस फोर्स का नाम क्या कहेंगे, इसको फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। कौन फोर्स कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, जो पार्टिकल को अपने ओरिजिनल डिस्टेंस पर लाना चाहता है, मोलेक्यूल को अपने जो नेचुरल डिस्टेंस होता है उस पर लाने के लिए वो फोर्स लगाता है। तो ये हुआ रिस्टोरिंग फोर्स का यहाँ पर उदय हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, जब हम इलास्टिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम दो बात को ध्यान रखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों बराबर लेना है। अब कहोगे जी डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों फोर्स बराबर हो गया तो कैसे वो स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा। तो आप मान लीजिए ये जरा थोड़ा सा भी 20 कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा तो स्ट्रेच होने लगेगा। तो इक्वल का मतलब ये बहुत ही माइनर ग्रेटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। और ये भी समझ सकते हैं कि विदाउट एक्सेलेरेशन, मैंने उस पार्टिकल को जो स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए, धीरे 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 करना है। तो इस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों बराबर है। डिफॉर्मिंग फोर्स का काम है बॉडी को शेप को चेंज करना और रिस्टोरिंग फोर्स का काम है उस बॉडी को जो ओरिजिनल शेप साइज होता है उसमें वापस लाना। तो चलिए ये तो आप बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ इसका टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पैरामीटर है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम आगे की बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए इसमें आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को पहले पढ़ना है, स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस का डिफिनेशन तो होगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब क्या है ना, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी मान सकते हैं। क्या कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों बराबर होता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जब हम बॉडी को फोर्स लगाकर किसी शेप एंड साइज चेंज करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स
दोनों को बराबर लेंगे। धीरे धीरे बॉडी का शेप डिफॉर्मिंग फोर्स इसको कहेंगे। अब चलिए, अब डिफॉर्मिंग फोर्स के आधार पर स्ट्रेस का काइंड्स बनेगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बनेगा। अब चलिए 2-3 तरह का बॉडी लेते हैं। एक बॉडी है जिसके लंबाई है, इसको हम फोर्स लगाए तो ये लंबा बन गया। यदि इसको हमने फोर्स से कंप्रेस किया तो ये क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, मोटा हो जाएगा ना। तो इसके ये फोर्स के चलते ये वाला स्थिति, मान लीजिए फोर्स लगाया तो ऐसे हो गया, इसमें फोर्स लगाया इसी चीज़ को तो ये ऐसे बन गया। नेचुरल स्टेज में क्या था, ये नेचुरल लेंथ है, एल है, एल है, तो इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच किया तो लंबा बन गया, कंप्रेस किया तो छोटा हो गया। तो इस तरह का स्ट्रेस को यहाँ कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा उसको टेंसाइल, यहाँ पर जो होगा कंप्रेसिव। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है, इसकी लंबाई को बढ़ा रहा है तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस इसमें आएगा, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात आएगी। अब ये कोई वॉल्यूम है, इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं इसको। ऐसे फोर्स लगाया तो ऐसे फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया तो ये फोर्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गया ना, ये यहाँ आ गया। अब ये वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V। ये पूरा V क्या था, वॉल्यूम क्या था V। तो यहाँ पे सतह के नॉर्मल फोर्स लगाते हैं ना, तो इसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स है सरफेस के परपेंडिकुलर, जितने सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स। ये दोनों नॉर्मली फोर्स है। अब क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरह से लग रहा है। तीसरा है ये किसी बॉडी को शेप को चेंज करेगा। ये शेप है, इस पर फोर्स लगाया इस सतह पर तो ये वाला सतह भाग गया, ये वाला सतह ये वाला सतह ये भाग गया। यानी मैंने एक खड़ा सतह था तो थोड़ा इधर हो गया। तो इसको समझने के लिए इस शेप, इस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे। तो आपने देखा एक फोर्स लगा तो लंबाई बढ़ाया, एक फोर्स लगा तो लंबाई घटाया, एक ने वॉल्यूम को घटाया, एक ने शेप को चेंज किया। यहाँ शेप बदल रहा है, शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये दोनों देखो, तीनों टेंसाइल कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, नॉर्मल स्ट्रेस में आएगा। यहाँ पर भी नॉर्मल आएगा, यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला नॉर्मल, चाहे लंबाई बढ़ाए या लंबाई घटाए, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा में भी वॉल्यूम वाला में भी वही। और उसके बाद तीसरा नंबर में क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। और तीसरा में हमारा हो जाएगा टेंजेंशियल। टेंजेंट लग रहा है, एक सतह है ऐसे है और इसकी ऊपरी सतह पर फोर्स लगाकर, जैसे बुक है, ये बुक है और इस पर फोर्स लगाएंगे, ये वाला कोर इसका सीधा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा ये दब गया, ये वाला ऐसे था तो वैसे हो गया। तो इसको कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब क्या है, इसका डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। तो एरिया का मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी जितना फोर्स पर लग रहा है तो ये वाला एरिया हो गया, और इसमें ऊपर वाला एरिया ये हो गया। तो फोर्स के स्ट्रेस का फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स काम कर रहा है वो कितने एरिया पर काम कर रहा है। तो ये आपको स्ट्रेस की बात आ गई। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। अब इसका दूसरा टर्म है स्ट्रेन। तो चलिए स्ट्रेन को जानते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेस की कहानी को इंटर रिलेट करेगा, उसको कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ
इलास्टिसिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है ना, आपने देखा लंबाई बढ़ाने वाला घटाने वाला, ये लंबाई क्या हुआ, लंबाई क्या हुआ, ये एल था तो ये एल प्लस डेल्टा एल है, ये भी हो सकता है, ये एल है और लंबाई को इसको दबा दिया तो ये एल माइनस डेल्टा एल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, दोनों में लंबाई घट रहा है। तो स्ट्रेन बराबर इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ये बात आई। चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, चेंज इन लेंथ को लेंगे एल प्लस डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल, तो क्या हो गया डेल्टा एल। अब ये है फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जब कंप्रेस होगा तो इसमें क्या होगा ना, यदि ये वाला स्थिति लेते हैं तो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, तो क्या आएगा डेल्टा एल आएगा। ये वाला स्थिति लेंगे तो माइनस डेल्टा एल आएगा। तो इसके लिए जनरल डेफिनेशन हो गया। इसके लिए यदि लिखूँगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर क्या हो गया डेल्टा एल बाई एल, इसके लिए क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी हम जनरल लिखते हैं प्लस माइनस, बढ़ने की स्थिति में प्लस, घटने की स्थिति में माइनस। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि लेंथ बटा लेंथ का कोई यूनिट नहीं होगा, सेम चीज़ का रेशियो है और इसका डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होगा। अब चलिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये लेंथ से रिलेटेड है, या लेंथ बढ़े या लेंथ घटे, लेंथ छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए। अब आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई बड़ा वॉल्यूम है, चाहे ऊपर में हर पार्ट पर बाहर से नॉर्मली फोर्स लगाया तो ये आकर छोटा हो गया, वॉल्यूम घट गया तो ये निगेटिव इन होगा। अंदर में प्रेशर पी आई है, बाहर से प्रेशर कितना लगा पी एक्स ई एक्स लगा, तो इसको लिखते हैं, अच्छा ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो गई। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, फाइनल वॉल्यूम देखिए, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम ये हो गया V माइनस डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, शुरू में कितना था, इनिशियल वॉल्यूम तो V लिए थे ना, इनिशियल वॉल्यूम V लिए थे, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, तो इसको इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ना होता है चेंज, V माइनस डेल्टा V माइनस V, तो क्या आएगा माइनस डेल्टा V आएगा, ये V भी कट गया। ठीक है, अब क्या है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेना है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसको ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बटा क्या आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ओ माने ओरिजिनल अब वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा V बाई V। ये निगेटिव ही होता है कि किसमें वॉल्यूम घट जाती है। अब चलिए दूसरा चीज़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है, कैसे निकलता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब क्या है ना,
अब ये बॉडी है, अब इसकी ये ऐसे बना देता हूँ, कोई क्यूबॉइड बना देता हूँ। अब इस पर, इस सरफेस पर फोर्स लगाया, टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको कहेंगे। टेंजेंशियल फोर्स के चलते टेंजेंशियल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। अब ये वाला हर पार्ट थोड़ा सा झुक जाएगा। अब कहने का मतलब ये ऐसा आ जाएगा, ये वाला ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये वाला साइड ऐसे हो जाएगा और ये वाला साइड यहाँ भाग जाएगा ना। तो ये वाला बन गया और ये वाला ऐसा बन गया। इसको कहेंगे ए डैश, ए बी और यहाँ पर क्या था सी, तो ये बन गया बी डैश, ये बन गया सी डैश, ये बन गया डी था ना, तो ये डी डैश। अब देखोगे बी और बी डैश, चाहे ए और ए डैश, ये वाला फिगर हम निकाल लेते हैं काट कर। तो क्या बना, ये मान लेते हैं ओ है, ए है, ये डैश है। तो यहाँ पर एंगल कुछ बना होगा, इसको थीटा मान लिया, इसकी लंबाई होगी एल मान लिया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो डेल्टा एक्स मान लिया। अब क्या है ना, लॉन्ग टेंजेंशियल स्ट्रेन में क्या होता है, ये थीटा होता है, टेन थीटा को कहते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा बी, पी बटा बी। तो पी हो गया इसके सामने वाला साइड डेल्टा एक्स, ये लंबाई इसका एल। तो जब थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा थीटा बन जाता है। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा, टेन थीटा, थीटा बन गया। इसको कहेंगे डेल्टा एक्स बाई एल। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हमारा स्ट्रेन का टाइप भी खत्म हो गया। अब आएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसको देखते हैं और इस पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल का एक पार्ट ही रहेगा। तो हमने पढ़ लिया अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अभी मैं समझता हूँ ये आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जान लिया। तो अब चलिए छोटे छोटे दो क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि हमारा इस पर कंसेप्ट बैठ जाए, बन जाए। चलिए एक वायर है, दो क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। एक वायर है जिसका डायमीटर कितना है 0.55 मिलीमीटर और इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो इसमें कितना स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस की फार्मूला आपको मालूम है, रिस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन क्या है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। यदि वायर जनरली क्या होता है सिलेंड्रिकल होता है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल वायर की बात कर रहे हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स 5 न्यूटन, 3.14, आर कितना है 0.5, डायमीटर मीटर मिलीमीटर में तो -3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 5, 3.14, ये हो जाएगा 0.25 और ये 10 का पावर -6 ऊपर चला जाएगा। 10 का पावर -6 है तो +6 हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। तो 5.3 ये हो गया 25 × 75। चलो यहाँ पर 5 × 10 का पावर 6, 25 चौका 100, अब 25 से कम 25 और 10 35, हाथ में 3, अब 25 3 75, 3 78। अब डेसिमल 2 2 4, ए 2 2 4 यहाँ आ गया, यानी इसको 8 मान सकते हैं। इसको 5/8 0.8 गुने 10 का पावर 6। अब इसको लिख सकते हैं 50 बटा, ये डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 50/8 10 का पावर 6। ये क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर में फोर्स है, नीचे में एरिया है। अब इसको 8 × 48, 2 और 2 × 16, इतना आ गया 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है,
ये एक वायर है 5 सेंटीमीटर का, 5 मीटर का, इस पर फोर्स लगाए तो ये कितना हो गया, 5.01 मीटर लंबा हो गया। अब इसमें स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो ये एल डैश है, यानी चेंज इन लेंथ कितना निकालेंगे, एल डैश माइनस एल, डेल्टा एल निकल जाएगा ना। ये बढ़ा हुआ लंबाई में से इनिशियल लंबाई घटाएंगे तो 5.01 माइनस 5.0 तो क्या आएगा, 0.01 आ गया मीटर। अब हमको निकालना है स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो क्या होगा, चेंज डेल्टा एल बाई एल, यही ना। तो डेल्टा एल कितना है, 0.01 बटा 5। तो ये डेसिमल को हटाते हैं तो ये 10 100 आ गया, फिर हटाया तो 1/5 गुने 10 का पावर -2 ऊपर लेके चला गया, 100 के 10 का पावर 2 नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हो गया 0.02 इंटू 10 का पावर -2, इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो ये भी हो गया आपका। यानी इसको लिख सकते हैं, यदि इसको वैल्यू बढ़ा दें 2 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा, फिर ही ये हो जाएगा इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगला वीडियो जो होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर होगा, वो ऑलरेडी। अब ये दोनों वीडियो को आप जोड़ लेंगे तो आपका बहुत सारा नॉलेज कंसेप्ट हो जाएगा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो मैं समझता हूँ कि आप हर वीडियो को देख कर अगला, इस पहले शुरू वाला वीडियो देखिए, उसके बाद अगला वीडियो देखिए, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब 11 क्लास में इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे। तो यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।